जय हिंद। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को समझने वाले हैं, वो भी एकदम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नजरिए से। देखिए, किसी भी केस का फैसला ना सबूतों पर ही टिका होता है, पर ये सबूत हैं क्या? अदालत इन तक पहुंचती कैसे है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, साक्ष्य का मूल्यांकन यानी एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का असली मतलब क्या है और अदालत में कितने तरह के सबूत पेश किए जा सकते हैं। यकीन मानिए, इस एक सवाल में ही न्याय का पूरा सार छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि साक्ष्य का मूल्यांकन होता क्या है। फिर हम सबूतों की अलग अलग जोड़ियों को, उनके बीच के फर्क को बारीकी से समझेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर मुख्य बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। साक्ष्य का मूल्यांकन आखिर है क्या? ये कोई मशीन तो है नहीं कि सबूत डाला और सच बाहर आ गया। तो फिर अदालत सच और झूठ का फैसला करती कैसे है? देखिए, साक्ष्य का मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसमें अदालत पेश किए गए हर सबूत की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी की जांच करती है। इसका मकसद है दूध का दूध और पानी का पानी करना। चाहे कोई गवाह हो या कोई दस्तावेज, जज का काम ये परखना है कि उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है और वो मामले की सच्चाई बताने में कितना कारगर है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। गणेश कुलवे बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में अदालत ने कहा था कि जज का काम ठीक एक किसान की तरह है जो अनाज से भूसी को अलग करता है। अदालत के सामने बहुत सारी बातें, दलीलें और सबूत आते हैं, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए उसे गैर जरूरी और झूठी जानकारी को छानकर अलग करना ही पड़ता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सबूत तौलने का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं होता। हर केस अपने आप में अलग होता है। इसलिए कानून ये जिम्मेदारी जज के तर्कसंगत विवेक पर छोड़ता है। जज अपने अनुभव, ज्ञान और मामले के तथ्यों को देखकर ये तय करते हैं कि किस गवाह की बात में कितना दम है और किस सबूत को कितनी अहमियत देनी है। यही तो न्याय का मानवीय पहलू है। चलिए अब सबूतों के पहले और सबसे दिलचस्प जोड़े को समझते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एविडेंस और पारिस्थितिक यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। अगर कोई गवाह कहता है मैंने अपनी आंखों से ए को बी पर गोली चलाते देखा, तो ये हुआ प्रत्यक्ष साक्ष्य। ये सीधे सीधे अपराध की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अगर कोई गवाह नहीं है पर पुलिस को ए के घर से वही बंदूक मिलती है जिससे गोली चली, उस पर ए के फिंगरप्रिंट्स हैं और घटना से एक दिन पहले ए और बी का झगड़ा हुआ था, तो ये सब मिलकर पारिस्थितिक साक्ष्य बनते हैं। ये सबूत की वो कड़ियां हैं जो जुड़कर एक पूरी तस्वीर बना देती हैं। ये मशहूर कानूनी कहावत पारिस्थितिक साक्ष्य की ताकत को दिखाती है। देखिए, इंसान की याददाश्त धोखा दे सकती है। गवाह दबाव में या लालच में आकर झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां जब एक मजबूत चेन बनाती हैं तो वो अक्सर एक ऐसी कहानी कहती हैं जिसे झुठलाना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल केस में कुछ कड़े नियम बनाए। पहला, हर परिस्थिति को बिना किसी शक के साबित करना होगा। दूसरा, वो परिस्थितियां निर्णायक होनी चाहिए, यानी वो सीधे अपराध की तरफ इशारा करें। तीसरा, सारी कड़ियां मिलकर सिर्फ एक ही कहानी कहनी चाहिए कि अपराधी वही व्यक्ति है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, सबूतों की वो चेन इतनी मजबूत हो कि आरोपी के बेगुनाह होने की कोई भी दूसरी संभावना बची ही नहीं। एक भी कड़ी टूटी तो पूरा केस बिखर जाएगा। अगर भारतीय कानून को समझने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो एक सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कानून से जुड़ी ऐसी अहम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं साक्ष्य के अगले जोड़े पर, भौतिक साक्ष्य यानी वो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अनुश्रुत साक्ष्य यानी सुनी सुनाई बातें। भौतिक साक्ष्य यानी रियल एविडेंस वो ठोस चीजें हैं जिन्हें अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जिसे जज खुद देख सकते हैं। दूसरी तरफ है अनुश्रुत साक्ष्य, जिसे आम भाषा में हियरसे या सुनी सुनाई बात कहते हैं। ये वो गवाही है जहां कोई व्यक्ति कहता है मुझे राम ने बताया कि उसने शाम को चोरी करते देखा। यहाँ गवाह ने खुद कुछ नहीं देखा,
बस किसी और की बात को दोहरा रहा है। अब देखिए, भौतिक साक्ष्य कितने तरह के हो सकते हैं। अपराध में इस्तेमाल हुआ चाकू, बंदूक या कोई और हथियार, खून से सने कपड़े जो डीएनए का स्रोत हो सकते हैं, कोई जाली दस्तावेज, और हाँ, यहाँ तक कि गवाही देते समय किसी गवाह के चेहरे के भाव, उसका घबराना या आत्मविश्वास से बोलना भी एक तरह का भौतिक साक्ष्य ही है, क्योंकि जज उसे सीधे तौर पर देख और महसूस कर रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अदालत सुनी सुनाई बातों को क्यों नहीं मानती। वजह बहुत साफ है, उसकी विश्वसनीयता की जांच नहीं हो सकती। जिसने असल में घटना देखी, यानी राम, वो तो अदालत में है ही नहीं, तो उससे जिरा कैसे होगी, उसकी सच्चाई कैसे परखी जाएगी। इसीलिए कानून कहता है कि हेयर से एविडेंस यानी अनुश्रुत साक्ष्य आमतौर पर अस्वीकार्य है। आप एक परछाई से सवाल नहीं कर सकते। चलिए, अब दस्तावेजों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। ये दस्तावेजी सबूतों का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। कानून का एक सुनहरा नियम है बेस्ट एविडेंस रूल। इसके मुताबिक अदालत हमेशा मूल दस्तावेज देखना चाहती है, जिसे कहते हैं प्राथमिक साक्ष्य। जैसे किसी जमीन की असली रजिस्ट्री, उसकी फोटोकॉपी या किसी व्यक्ति द्वारा उसका मौखिक ब्यौरा द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। अदालत फोटोकॉपी तभी स्वीकार करेगी जब आप ये साबित कर दें कि असली दस्तावेज खो गया है, नष्ट हो गया है या विरोधी पार्टी के कब्जे में है और वो उसे पेश नहीं कर रही। मतलब साफ है, मूल के होते हुए नकल की कोई अहमियत नहीं। अब हम पहुंच गए हैं सबूतों के आखिरी और सबसे आम वर्गीकरण पर। मौखिक साक्ष्य यानी जो मुंह से बोला जाए, और दस्तावेजी साक्ष्य यानी जो लिखा हुआ हो। ये समझना बहुत आसान है। मौखिक साक्ष्य वो है जो गवाह कटघरे में खड़े होकर बयान देता है। शर्त बस ये है कि ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी गवाह ने जो देखा या सुना वही बताए। वहीं दस्तावेजी साक्ष्य किसी भी तरह के लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल या व्हाट्सएप चैट। आमतौर पर दस्तावेजों को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि इंसान की याददाश्त समय के साथ धुंधली पड़ सकती है, लेकिन लिखे हुए शब्द नहीं बदलते। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस पूरे विषय की एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। इस स्लाइड में सब कुछ साफ है। प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी चश्मदीद गवाह, पारिस्थितिकी साक्ष्य यानी सबूतों की मजबूत कड़ी, भौतिक साक्ष्य यानी वो ठोस चीज जिसे अदालत देख सके, अनुश्रुत साक्ष्य यानी सुनी सुनाई बात जो अस्वीकार्य है, प्राथमिक साक्ष्य यानी असली दस्तावेज, द्वितीयक साक्ष्य यानी उसकी नकल, और अंत में मौखिक साक्ष्य यानी गवाह का बयान और दस्तावेजी साक्ष्य यानी लिखा हुआ सबूत। न्याय का पूरा महल इन्हीं ईंटों पर खड़ा होता है। और अब अंत में एक गहरा सवाल। न्याय के तराजू के दो पड़ले हैं। एक तरफ है ठोस बेजान सबूत और दूसरी तरफ है जज का मानवीय विवेक और अनुभव। सोचिए, इंसाफ के लिए इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? क्या सिर्फ सबूतों के आधार पर सही न्याय हो सकता है, या उसे मानवीय विवेक की कसौटी पर कसना जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।